हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासमेट पे। मैं आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में पहले बता चुकी हूँ और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अध्याय 3 जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। मैंने आपको अध्याय 2 में बताया था जो कि 12,000 वर्ष पूर्व जो मानव था उसने मध्य पाषाण काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। मानव ने पौधे, बीज तथा उनके उगने के समय, स्थान व तरीकों को सीखना आरंभ किया और धीरे धीरे वे कृषक बने। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय आदि को पालना शुरू किया। अब आते हैं बचने की प्रक्रिया पे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते थे। इसमें बताया गया है कि जो उन्होंने पौधे और जो जानवर जिसको भी अपनाया था वो जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। वो उन्हीं जानवरों को चुनते थे जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनके बड़े दाने वाले अनाज होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों का भार संभाल सके। जानवरों में भी उन्हीं जानवरों को चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। मतलब जो आमतौर पर जो जानवर जल्दी हिंसा नहीं करते थे, दूसरों पर हमला नहीं करते थे, वो उन्हीं जानवरों को पालते थे या उन्हीं जानवरों को चुनते थे। एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ा। मतलब जब लोगों ने पौधे उगाने का काम शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी, तो उन्हें उसकी देखभाल के लिए एक ही स्थान पर मतलब रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। अब आते हैं अनाज के भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। उन्होंने अनाज के स्टोर करने के लिए बड़े से बर्तन बनाए, मिट्टी के टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढा खोदा जिससे वो अनाज को रख सकें। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ पुरास्थल हैं जहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं अनाज और हड्डियों के और पालतू जानवरों के। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मेहरगढ़। ये अभी हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में। यहाँ पे गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी, मवेशी आदि के अवशेष मिले हैं। अब आते हैं कोलडेवा। ये हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे चावल और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब आते हैं मागड़ा। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ पर चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। अब आते हैं गुफ्रकाल। यहाँ ये आधुनिक कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे गेहूं और दलहन के अवशेष मिले हैं। बुरजहोम ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के अवशेष मिले हैं। चिराद ये हमारा बिहार में पड़ता है। यहाँ पे गेहूं, हरा चना, जौ, भैंस, बकरी आदि के अवशेष मिले हैं। हल्लूर ये आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के अवशेष मिले हैं। पेयमपल्ली ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष मिले हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पुरास्थल और वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। मैंने आपको बताया ये वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जो गड्ढे के नीचे घर होते थे उनको गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। गर्तवास में गड्ढे में नीचे जाने के लिए जहाँ उनके घर बने थे वहाँ पे सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, तो वो वहीं जो गर्तवास में जहाँ उनके घर बने थे वो सर्दी के मौसम में वहीं पे चले जाते होंगे, जिससे उनको सर्दी नहीं लगती होगी इतनी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली है। आग लगाने के अवशेष मिले हैं। जो पुरातत्वविद थे उनको मतलब वहाँ पे जो उनके गर्त थे, वहाँ पे जो गर्तवास थे वहाँ पे अंदर तथा बाहर दोनों तरफ आग के अवशेष मिले हैं, आग जलाने के। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जब सर्दी होती होगी तो वो लोग घर के अंदर वहाँ पे जो अंदर जो गड्ढे में घर होते थे वहाँ पे खाना पकाते होंगे, और जब गर्मी में वो लोग घर के बाहर खाना पकाते होंगे। ओके, अब बात करते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मैंने आपको बताया था ये मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है। ये मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ के बारे में बताते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। इस इलाके में सबसे पहले इसी स्थान पर खेती व पशुपालन शुरू हुआ था। हाँ, तो इसमें मेहरगढ़ के बारे में बताया गया कि यहीं पे सबसे पहले मतलब इस इलाके में, वहाँ का जो इलाका था वहाँ पे सबसे पहले मेहरगढ़ में ही खेती व पशुपालन शुरू हुआ था। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार दो प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। मृत्यु के बाद यहाँ के लोग मृतकों को दफना देते थे, जिसे कब्र कहते हैं। कब्र जहाँ पे लोग मृत्यु के बाद इंसानों को दफना देते हैं उसको कब्र बोलते हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा जाता होगा। जो लोग मरते होंगे उनके लिए खाने का इंतजाम लोगों का ऐसा सोचना था कि परलोक में इसको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, तो वो उसके साथ उसकी कोई मन पसंदीदा चीज रख देते थे। और उनके हथियार, यहाँ तक कि कई कई जगह तो ऐसा भी होता था कि उनके साथ उनके सेवक को भी दफना दिया जाता था। तो इसमें मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है कि मेहरगढ़ में वहाँ पे लोगों को उनकी कब्र में उनके दफनाने के साथ बकरी को भी रख देते थे। अब आते हैं दार्जिलिंग हेडिंग। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर के भी अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास में अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर हो गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब अध्याय 3 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 1 और अध्याय 2 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अध्याय 4 इसका नाम है आरंभिक नगर। मैं अध्याय 4 के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।